हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सथार, राजकीय मांगीलाल बागड़ी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा से बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का अध्ययन हम कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने ऊष्मा इंजन के बारे में अध्ययन किया। ऊष्मा इंजन का एक प्रकार या आदर्श इंजन जो सादी कार्नो द्वारा 1924 में दिया गया था, यह एक सैद्धांतिक इंजन है जिसकी दक्षता 100% 100% होती है। इस इंजन के कुछ भाग जो हैं वो 4 प्रमुख भाग हैं जो चित्रानुसार प्रदर्शित हैं, जिसमें पहला भाग जो ऊपर प्रदर्शित किया गया है वह यांत्रिक संरचना और कार्यकारी पदार्थ होता है। दूसरा भाग जो नीचे लेफ्ट साइड में है वो ऊष्मा स्रोत, एक कुचालक स्टैंड और ऊष्मा सिंक, ये 4 प्रमुख भाग हैं। प्रथम भाग ऊष्मा स्रोत जो होता है वह उच्च ताप T1 पर एक ऊष्मा भंडार है जो कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा देने का कार्य करता है। इसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है, जिसके कारण ऊष्मा देने पर भी इसका ताप नियत बना रहता है। इसकी दीवारें कुचालक और ऊपर की सतह सुचालक होती है, जिसकी सहायता से यह ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। दूसरा भाग यांत्रिक संरचना, जो एक बेलनाकार सिलेंडर होता है जो जिसकी दीवारें कुचालक होती है और पैंदा सुचालक तल का बना होता है। इसमें एक कुचालक पिस्टन जो घर्षण रहित गति कर सकता है होता है। इसमें कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस का उपयोग किया जाता है। सुचालक पैंदे की सहायता से यह स्रोत कार्यकारी पदार्थ के द्वारा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण की जाती है और कार्य करने के पश्चात बची हुई ऊष्मा ऊष्मा सिंक को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तीसरा भाग जो स्टैंड है वह कुचालक स्टैंड होता है, जिसका सभी भाग कुचालक पदार्थ के बने होते हैं और यांत्रिक संरचना को इसके ऊपर रखकर हम इसके पैंदे के द्वारा ऊष्मा के आदान प्रदान को रोक सकते हैं। चौथा भाग ऊष्मा सिंक, यह निम्न ताप T1 पर ऊष्मा भंडार है जो कार्यकारी पदार्थ के द्वारा कार्य करने के पश्चात शेष बची हुई ऊष्मा को ग्रहण करने के लिए काम आता है। इसका ऊपरी भाग जो होता है सुचालक होता है, जिसकी सहायता से ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है और सभी दीवारें इसकी कुचालक होती हैं। यह निम्न ताप T1 पर रहता है। तो ये ऊष्मा इंजन के भाग देखे हमने। अब आता है कार्नो साइकिल। तो कार्नो इंजन जो दिया गया था उसमें कार्यकारी पदार्थ जो है वह विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से होते हुए स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर उसको कार्य में परिवर्तित करता है और उसके पश्चात बची हुई ऊष्मा को सिंक को प्रदान करता है और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिसे कार्नो चक्र कहते हैं। इसी कार्नो चक्र पर आधारित ऊष्मा इंजन कार्नो इंजन कहलाता है, जिसके 4 प्रमुख भाग जिनका हमने डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं वर्किंग। कार्नो इंजन जो है एक आदर्श इंजन होता है जिसकी दक्षता अधिकतम 100% होती है। यह विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आता है और इन उत्क्रमणीय प्रक्रमों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें प्रथम भाग या प्रथम प्रक्रम जो होता है वह समतापीय प्रक्रम होता है और विभिन्न प्रक्रमों को हम
सूचक आरेख आयतन और दाब के सूचक आरेख से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रारंभ में ऊष्मा स्रोत को कार्यकारी व्यवस्था के साथ अटैच किया जाता है, जिससे दोनों के संपर्क के कारण स्रोत जो है वह कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे वह नियत ताप T1 पर आ जाता है। इस समय कार्यकारी पदार्थ का दाब PA और आयतन VA जो है वह प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसको बिंदु सूचक आरेख में बिंदु A के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके पश्चात हमारा प्रथम प्रक्रम समतापीय प्रसार का प्रारंभ होता है, जहां नियत ताप T1 पर कार्यकारी पदार्थ का प्रसार किया जाता है और इसके लिए सिलेंडर के साथ अटैच कुचालक जो पिस्टन होता है उसे धीरे धीरे बाहर की ओर गति करवाया जाता है, जिससे कार्यकारी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन VA से VB तक परिवर्तित होता है। आयतन में वृद्धि के साथ ही दाब में कमी आती है, क्योंकि यह प्रक्रम जो है वह नियत ताप T1 पर कंप्लीट होता है। और इस प्रक्रम में ऊष्मा स्रोत के द्वारा कार्यकारी पदार्थ को दी गई ऊष्मा Q1 होती है, यानी Q1 ऊष्मा स्रोत के द्वारा ग्रहण की जाती है। चूंकि यह प्रक्रम जो है वह समतापीय प्रक्रम है और समतापीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वह शून्य होता है। इसके कारण कार्य और ऊष्मा का मान समान होता है। तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य W1 जो है वह समाकलन P dV से व्यक्त करते हैं और प्रारंभिक स्थिति A से B तक के लिए इसका समाकलन किया जाता है। तो इस समाकलन को हम चित्रानुसार PV वक्र तथा आयतन अक्ष के मध्यबद्ध क्षेत्रफल AB a से ज्ञात कर सकते हैं। समतापीय प्रक्रम में आदर्श गैस का जो समीकरण है, अवस्था समीकरण PV इक्वल टू RT1, T1 ताप है, एक मूल के लिए हम इसको लिख रहे हैं, तो इसका मान हो गया PV इक्वल टू RT1। इससे हम P का मान ज्ञात करेंगे और P के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमारे पास आता है RT1 अपॉन V। तो ये वैल्यू हमने रख दी। R और T1 दोनों ही नियतांक है, तो समाकलन से बाहर आ जाएंगे, तो हमारे पास W1 का मान आ गया या Q1 का मान आ गया RT1 समाकलन A से B तक dV अपॉन V। बिंदु A पर आयतन VA और बिंदु B पर आयतन VB है। 1 अपॉन V का समाकलन जो होता है लॉग V के तुल्य होगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखेंगे तो लॉग VB माइनस लॉग VA, लॉग में माइनस को हम डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा लॉग VB अपॉन VA। यह मान हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य RT लॉग V2 अपॉन V1 के तुल्य होता है। चूंकि लॉग में बेस E होता है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q1 का मान आ गया 2.303 RT1 लॉग बेस 10 VB अपॉन VA। यह मान आ गया कार्यकारी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा या ऊष्मा स्रोत के द्वारा दी गई ऊष्मा का मान। दूसरा प्रक्रम होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान जिसमें शून्य होता है।
अब सिलेंडर को हम स्रोत से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, जिसके कारण उसका पैंदा भी कुचालक हो जाता है और कार्यकारी पदार्थ के द्वारा अब न तो ऊष्मा दी जाती है न ऊष्मा ली जाती है। यह एक आइसोलेटेड विलगित तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है। पिस्टन को पुनः धीरे धीरे दाब घटाकर बाहर की ओर गति करवाया जाता है, जिसके कारण प्रसार होता है और यह प्रसार रुदोष्म प्रसार कहलाता है। रुदोष्म प्रसार में गैस न तो ऊष्मा देता है और न लेता है, लेकिन कार्य जो है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। इस कारण इसके ताप में कमी आती है और हम यह प्रक्रम तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक ताप जो है कार्यकारी पदार्थ का वह घटकर सिंक के ताप T2 के बराबर ना हो जाए। इस अवस्था को वक्र में बिंदु C के द्वारा दर्शाया गया है। तो BC जो प्रक्रम है रुदोष्म प्रसार होता है, इस केस में आयतन जो है VB से VC तक और दाब जो है PB से लेके PC तक परिवर्तित होता है। तो रुदोष्म प्रसार में किया गया कार्य W2 जो है वो ज्ञात करने के लिए समाकलन PdV B से C तक, और इसको हम PV आरेख और आयतन अक्ष के मध्य बद्ध क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं। रुदोष्म प्रसार के लिए अवस्था समीकरण होती है P V की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ गामा जो है विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात Cp/Cv के अनुपात के तुल्य होता है और इसका मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है। तो बिंदु B व C के लिए हम समीकरण को लिख सकते हैं। तो Pb इंटू Vb की पावर गामा इक्वल टू PC Vc की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट K आ गया। इस अवस्था समीकरण से हम P का मान ज्ञात करके समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो मान आ जाएगा K/V की पावर गामा। मान रखने पर हमारे पास W2 का मान आ गया K इंटीग्रेशन B से C DB/V की पावर गामा 1 गामा का समाकलन करेंगे तो हमारे पास समाकलन आएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1/-गामा+1 या V की पावर 1-गामा/1-गामा से हम इसको लिख सकते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखने के पश्चात हमारे पास इसका मान कुछ इस प्रकार से आता है। K VB की पावर 1-गामा माइनस K VC की पावर 1-गामा/गामा-1। K का मान उपरोक्त समीकरण से रखने के पश्चात हल करने पर हमारे पास मान बचता है PB VB माइनस PC VC/गामा-1। आदर्श गैस समीकरण जो है उससे PV इक्वल टू RT के तुल्य होता है। तो बिंदु B पर T का मान है T1 और अंतिम ताप जो है वह T2 है। तो बिंदु B पर PB VB का मान RT1 के तुल्य होगा और PC VC का मान RT2 के तुल्य होगा। R को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास मान बच गया W का R T1 माइनस T2/गामा-1। समीकरण नंबर 4 आ गई। गैस समीकरण से ये मान हमने रखा है। तो इस प्रकार हमारे पास रुदोष्म प्रसार की अवस्था में किए गए कार्य का मान आ गया। तीसरा प्रक्रम जो है वह होता है समतापी संपीड़न। सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर ऊष्मा सिंक पर रखते हैं और धीरे धीरे पिस्टन को अंदर की ओर गति करवाया जाता है, जिससे कार्यकारी पदार्थ का संपीड़न होता है। गैस का ताप T2 नियत रहता है, जिसके कारण अवस्था में परिवर्तन C से
डी तक पहुंच जाता है। माना अवस्था डी पर गैस का दाब पी और आयतन वी है, तो वक्र सी डी जो है, जो ऊपर हमने ग्राफ बताया है, उसमें वक्र सी से डी तक जो है वो समतापीय संपीड़न को शो करता है। और इस समतापीय संपीड़न में किया गया कार्य, और चूंकि ताप समान होता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा, तो ऊष्मा में परिवर्तन और किया गया कार्य दोनों तुल्य होते हैं। तो W3 बराबर Q2 का मान समाकलन C से D P dV के तुल्य होगा, जिसको हम वक्र और आयतन अक्ष के मध्यबद्ध क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं। आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV इक्वल टू RT को अगर बिंदु C और D पर लिखा जाए तो हमारे पास समीकरण आएगा PC VC इक्वल टू PD VD इक्वल टू RT2। यह मान हम समीकरण में यूज करेंगे तो हमारे पास Q2 का मान आ गया W3 RT2 log बेस E VD अपॉन VC, या लॉग में से माइनस साइन को कॉमन लें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट जो है वह इनवर्स हो जाएंगे। तो हमारे पास समीकरण 6 में हम प्रदर्शित कर रहे हैं Q2 का मान -RT2 log VC अपॉन VD। चौथा प्रक्रम जो होता है वह एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संपीड़न होता है। अंतिम प्रक्रम में सिलेंडर को हम सिंक से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। पिस्टन को धीरे धीरे इतना अंदर की ओर गति करवाया जाता है जिससे कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, अर्थात उसका आयतन VA, दाब PA और ताप जो है T1 तक पहुंच जाए। इस प्रक्रम को वक्र DA द्वारा दर्शाया गया है। कार्यकारी पदार्थ बाह्य वातावरण और गैस से अलग होकर रुद्धोष्म संपीड़न होता है, और रुद्धोष्म संपीड़न में यानी DA वक्र में किया गया कार्य जो है वह W4 इक्वल टू समाकलन PdV, लिमिट रहेगी D से A। इसको हम DA वक्र और आयतन अक्ष के मध्यबद्ध क्षेत्रफल से भी याद कर सकते हैं। रुद्धोष्म संपीड़न में अवस्था समीकरण PV की पावर गामा इक्वल टू नियतांक K होता है। A और B दोनों अवस्थाओं के लिए हमने अवस्था समीकरण लिख दिए। PA VA की पावर गामा, PD VD की पावर गामा दोनों इक्वल होंगे और इसका मान नियतांक K के तुल्य होता है। और द्वितीय प्रक्रम के समान इसका को हल किया जाए तो हमारे पास कार्य का मान आएगा W4 इक्वल टू R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 8। कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य। चारों प्रक्रम मिलकर संपूर्ण कार्नोट चक्र का निर्माण करते हैं, जिसमें हमने देखा 2 समतापीय प्रक्रम और 2 रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं। 2 प्रक्रम प्रसार के और 2 संपीड़न के होते हैं। प्रथम 2 प्रक्रम में किया गया कार्य W1 और W2 जो है धनात्मक होता है, और अंतिम 2 प्रक्रम में किया गया कार्य W3 और W4 जो है वह ऋणात्मक आता है। कुल कार्य का मान ज्ञात करने के लिए चारों प्रक्रम में किए गए कार्य का योग कर देते हैं। तो समीकरण 1, 3, 5 और 7 से मान रखें तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम डायरेक्ट वक्र से भी ज्ञात कर सकते हैं कि गया कार्य जो होता है वह PV वक्र और आयतन अक्ष के मध्यबद्ध क्षेत्रफल के तुल्य होता है। तीनों का मान रख के अगर हल करें तो हमारे पास जो बद्ध लूप आता है ABCD चारों प्रक्रम में किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। तो वह कार्य जो है वह PV आरेख में A से B, B से C, C से D और D से A तक एक जो बंद वक्र मिलता है, इस बंद वक्र का क्षेत्रफल जो है वह कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य के
तुल्य होता है। तो यह हम डायरेक्ट सूचक आरेख से ज्ञात कर सकते हैं, और समीकरण 2, 4, 6 और 8 का उपयोग कर हम कार्य का मान ज्ञात करते हैं। मान रख दिया हमने आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी ए प्लस आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन, आर टी टू लॉग वी सी अपॉन वी डी माइनस आर टी वन माइनस टी टू गामा माइनस वन। आर टी वन माइनस टी टू और अंत में जो टर्म है आर टी टू माइनस टी वन, इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस होता है, परिमाण समान होता है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कार्य का अब मान आ गया आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी ए माइनस आर टी टू लॉग वी सी अपॉन वी डी। बिंदु बी और सी पर पीवी आरेख के एक ही रुदोष्म प्रसार पर रखा होता है, और रुदोष्म प्रक्रम तो बिंदु बी और सी पर जो पीवी आरेख के एक ही रुदोष्म वक्र पर स्थित है, तो रुदोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण को अगर ताप और आयतन के रूप में लिखें तो हमारे पास समीकरण आती है टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। तो यह बिंदु बी और सी के लिए अगर लिखा जाए तो हमारे पास समीकरण आएगा टी वन वी बी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी सी की पावर गामा माइनस वन। इससे वी सी और वी बी का अनुपात ज्ञात करें तो हमारे पास मान मिलता है टी वन अपॉन टी टू की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन, और इसे एक नियतांक रो से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह रुदोष्म प्रसार अनुपात कहलाता है। बिंदु डी और ए जो है वह एक ही रुदोष्म वक्र पर स्थित होते हैं। तो बिंदु डी व ए के लिए अगर रुदोष्म प्रक्रम के जो अवस्था समीकरण है उससे हमारे पास समीकरण आता है टी वन वी ए की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी डी की पावर गामा माइनस वन। इसको अगर हल करें तो हमारे पास वी डी और वी ए का अनुपात टी वन अपॉन टी टू की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन इक्वल टू नियतांक आता है रो, रुदोष्म प्रसार अनुपात। समीकरण 11 और 12 की तुलना करें तो हमारे पास इसमें राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास समीकरण आ गया वी सी अपॉन वी बी इक्वल टू वी डी अपॉन वी ए, और इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास वी सी अपॉन वी डी इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए आता है। इसका मान अगर हम कार्य का जो समीकरण हमारे पास आया था 10 उसमें रखें और हल करें तो हमारे पास मान आता है आर टी वन माइनस टी टू लॉग वी बी अपॉन वी ए। यह कार्य जो है ऊष्मा परिवर्तन यानी स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा और सिंक को दी गई ऊष्मा के अंतर के तुल्य होता है। तो इस प्रकार हमने कार्नोट चक्र में कुल कार्य का मान ज्ञात कर लिया। अब कार्नो इंजन की दक्षता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमें अच्छे से ध्यान से करना है। कार्नो इंजन की दक्षता जो होती है वह कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य और स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा का अनुपात होता है। तो यानी W अपॉन Q1। W1 का मान हमने समीकरण 14 में ज्ञात किया है R T1 माइनस T2 लॉग VB अपॉन VA। Q1 का मान हमने समीकरण नंबर 2 में ज्ञात किया हुआ है, वहां से मान रखने पर हमारे पास आता है R T1 लॉग VB अपॉन VA। R और लॉग वाली टर्म दोनों में कॉमन है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण बचता है दक्षता का मान T1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 को अलग अलग डिवाइड करने पर हमारे पास बचता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इस प्रकार हमारे पास दक्षता का जो मान है वह स्रोत और सिंक के ताप
पर निर्भर करता है। समीकरण 11 से T2/T1 का जो मान है वह रुद्धोष्म प्रसार अनुपात गामा के रूप में भी लिखा जा सकता है, जो हमने पहले लिखा था। वहां से T2/T1 का मान रखने पर हमारे पास समीकरण आती है दक्षता की 1 माइनस 1/ρ की पावर गामा माइनस 1। तो दक्षता के ये जो दो फॉर्म हमने फाइंड आउट किए हैं, इसके आधार पर दक्षता के लिए कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। कार्नो इंजन की दक्षता जो है वह केवल स्रोत और सिंक के तापों पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, ऊष्मा स्रोत का ताप T1 कार्नो इंजन की दक्षता स्रोत व सिंक के तापांतर के साथ बढ़ती है। यदि दोनों के मध्य तापांतर में वृद्धि की जाए तो दक्षता के मान में वृद्धि होगी, अर्थात सिंक के ताप T2 को कम होने पर दक्षता में वृद्धि होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वह आता है, स्रोत के ताप में वृद्धि की अपेक्षा सिंक के ताप में कमी की जाए तो कार्नो इंजन की दक्षता अधिक वृद्धि होती है। दक्षता में वृद्धि के लिए T2/T1 का मान कम करना होता है और दक्षता का मान 1 अर्थात 100% से सदैव कम होता है। दक्षता ईटा का मान 1 करने के लिए हमें T2/T1 को शून्य करना है। इसके लिए T2 को 0 किया जा सकता है, अर्थात सिंक का ताप 0 केल्विन हो तो दक्षता 1 होगी, या T1 को अनंत किया जाए तो T2/T1 का मान 0 हो जाएगा, अर्थात स्रोत का ताप जब अनंत हो तो उस केस में, उस अवस्था में कार्नो इंजन की दक्षता जो है वह 1 होती है। परंतु दोनों ही अवस्थाएं संभव नहीं हैं, अर्थात कार्नो इंजन की जो दक्षता है व्यवहारिक रूप में 100% 100% करना संभव नहीं है। लास्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कार्नो इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो पर निर्भर करती है। रो में वृद्धि के साथ दक्षता में कमी आती है, यह हम फॉर्मूले से देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।